अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लाइन फोर्सेज एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ मोस्ट रिपीटेड फिजिक्स के क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ एएफएनएस के। ठीक है, एएफएनएस के मोस्ट रिपीटेड फिजिक्स क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ। इसी तरीके से आर्मी मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी हेल्पफुल है। बाकी एएफएनएस के मोस्ट रिपीटेड फिजिक्स क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। उनके ऊपर मैं आपको डिटेल्स दूंगा और उनके साथ रिलेटेड पॉइंट्स और भी आपको बताता जाऊंगा। बाकी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे जानते होंगे, अगर किसी को नहीं पता तो मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को बताता जाऊं। मेरा नाम डॉक्टर सदीद एहसान है, क्वालिफाइड फ्रॉम आर्मी मेडिकल कॉलेज एनपीए में 144 लैंग्वेज। ठीक है, तो अभी आप लोग बेहतर तरीके से जान सकते हो कि अगर एक डॉक्टर आप लोग को तैयारी करवाए जो खुद आपके जैसे टेस्ट क्लियर कर चुका हो, इससे मुश्किल टेस्ट क्लियर कर चुका हो, तो उसकी तैयारी कैसे होगी। यूट्यूब पर बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि आप हमें 2000 रुपये दे दे, 2500 दे दे, या आप हमें 500-800 रुपये दे दे, हम आपको तैयारी करवा देंगे। तो इन स्कैमर से बच के रहे। ठीक है, क्योंकि 500-1000 में कोई आपको तैयारी नहीं करवा सकता। बाकी जिससे भी तैयारी करनी हो तो सबसे पहले डेमो लेक्चर्स देख ले और आप बंदे से पूछे कि आप खुद क्या हो, हमें तैयारी करा रहे हो तो आप खुद क्या हो। ठीक है, तो डेमो लेक्चर्स ले ले और खुद पूछे। तो देखिए, मेरा नाम डॉक्टर सदीद एहसान है, मैं पिछले 4 सालों से स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहा हूँ एएफएनएस की और मुख्तलिफ कोर्सेज की। और हमारा रिजल्ट आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो हमारी यूट्यूब की कम्युनिटी सेक्शन में जाए, वहाँ पे आप लोग को हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। हम टेस्ट की 100% गारंटी देते हैं तैयारी की। बाकी यूट्यूब पर वीडियोस बनाने का मकसद जस्ट आप लोग के लिए गाइड करना है, क्योंकि आपको पता है हमारी एक पेड अकेडमी है जहाँ पर हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। लेकिन यूट्यूब पर वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो यूट्यूब से तैयारी कर रहे हैं उनको आइडिया हो जाए कि टेस्ट की तैयारी किस तरह से करनी है। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, क्योंकि इतने बिजी स्केड्यूल के बावजूद भी मैंने 4 से 5 घंटे इस वीडियो को दिए ताकि आपको मैं एक गाइडेंस वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आप कितने इंटरेस्टेड है, और इसी इंटरेस्ट को देखते हुए हम मजीद भी वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। ठीक है, सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों को पता है कि रजिस्ट्रेशन जो है 2 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है और 10 अगस्त जो है उसमें लास्ट डेट है। तो जिन फीमेल्स ने हमसे तैयारी करनी है उनके लिए गाइडलाइन ये है कि आप लोगों ने 9 तारीख को रजिस्ट्रेशन करनी है। 9 तारीख को क्यों रजिस्ट्रेशन करनी है? एक तो आप लोगों को टाइम मिलेगा तैयारी के लिए। ठीक है, लास्ट में अप्लाई करोगी तो डेट लास्ट में आएगा, टाइम ज्यादा मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि आपसे पहली जो लड़कियां है वो टेस्ट दे के आएगी तो उनके क्वेश्चन वो अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करेगी कि हमारे टेस्ट में ये क्वेश्चन आए थे। तो जब हमें क्वेश्चन का पता चल जाता है तो उनसे हमारा एक अपना स्केड्यूल होता है कि हमने किस तरीके से फिर उन क्वेश्चन को प्रिपेयर करना होता है। ये नहीं कि बस उनके आंसर्स हम याद कर लेंगे और वो आ जाएंगे, वो नहीं आते। लेकिन हमारा अपने एक तरीके कार होता है, हम उन क्वेश्चन से अपने कुछ आइडियाज और कुछ चीजें कवर करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो जिन्होंने हमसे तैयारी करनी है और 9 को अपनी रजिस्ट्रेशन कर ले। रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने इस वेबसाइट से करनी है। बाकी मैं आप लोगों के साथ गाइडेंस वीडियो भी शेयर कर लूंगा, और जो सेंटर आपके करीब हो तो आप उस सेंटर में अपनी रजिस्ट्रेशन कर लें। ठीक है, इसी तरीके से बाकी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए मैट्रिक में और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए एफएससी में। अगर इससे कम में 0.1% भी कम है तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी हम जो तैयारी करवाते हैं तो उसमें आपको पता है कि हम पासिंग गारंटी देते हैं आप लोगों को। आपने हमारे डेमो लेक्चर्स देखे होंगे, अगर यूट्यूब पे आपने हमारे डेमो लेक्चर्स नहीं देखे तो लाजमी देखें। तकरीबन 5 से 6 लेक्चर्स में एएफएनएस के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ इस वीडियो से पहले। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो लाजमी देखें, उसमें मैं वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक बहुत सारी चीजें आप लोग को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आता हूँ टेस्ट के पैटर्न की तरफ। ठीक है, आपके टेस्ट के अंदर देखिए सबसे पहली चीज तो ये कि टेस्ट जो है तो 19-20 अगस्त से स्टार्ट होने वाले। ठीक है, तकरीबन 19 अगस्त को हमारे पास स्टूडेंट्स है जिनका टेस्ट होने वाले। तो 19 अगस्त को पहला टेस्ट होने वाला है। इसी तरीके से फिर 20, 21, 22 तो ये टेस्ट चलते रहेंगे। आपका टेस्ट जो है तो ये कंप्यूटर पे होगा। ठीक है, कंप्यूटर पे आपका टेस्ट होगा, सब के सब टेस्ट। ठीक है, और ये टाइम वगैरह क्वेश्चन मैं आपको फिर बताता हूँ। इसी तरह रफ वर्क के लिए आपको कोई पेज और बॉल पॉइंट वगैरह अलाउड नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से जिस दिन आपका इनिशियल टेस्ट होगा तो उसी दिन आपसे फिजिकल भी लेंगे, और अगर आप कहते हो कि मैंने इस दिन नहीं देना तो आपको कोई और डेट देंगे फिर फिजिकल टेस्ट के लिए। ठीक है, तो आपके टेस्ट के अंदर 4 पोर्शन होंगे, पहला वर्बल, दूसरा नॉन वर्बल, तीसरा एकेडमिक, चौथा पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है, तो वर्बल के 84 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट्स का टाइम। नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चन, 30 मिनट्स का टाइम। एकेडमिक के 50 क्वेश्चन, 30 मिनट्स का टाइम। और पर्सनालिटी टेस्ट का 150 क्वेश्चन और 30 मिनट्स का टाइम। अभी वर्बल क्या है, वर्बल के ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो लाजमी देखें। इसमें मैं वर्बल की मुख्तलिफ टाइप, वर्बल के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी आप लोगों को करवा चुका हूँ। इसी तरीके से नॉन वर्बल की भी करवा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल के ऊपर वो वीडियोस नहीं देखी तो लाजमी देखें। एएफएनएस के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें वीडियोस आपको मिल जाएगी। वर्बल के ऊपर भी अपलोड किए हैं, नॉन वर्बल के ऊपर भी, एकेडमिक के ऊपर भी वीडियोस अपलोड किए। सिर्फ पर्सनालिटी टेस्ट रहेगा तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चैनल को लाजमी लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये तमाम वीडियोस मिलती रहे। ठीक है, अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मौजू है वो है मोस्ट रिपीटेड फिजिक्स क्वेश्चंस। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को फिजिक्स के क्वेश्चंस शेयर करूंगा। अभी देखिए हर कोई यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं कि मोस्ट रिपीटेड फिजिक्स क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड फिजिक्स क्वेश्चंस, खुद से कहीं ना कहीं से कॉपी करके क्वेश्चंस बनाए होते हैं। ये जितने क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, तो ये 2023 के पास पेपर से मैंने उठाया। ठीक है, 2023 के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं फिजिक्स के उनसे मैंने ये उठाया है। ठीक है, तो ये मैं खुद से नहीं कह रहा। हर कोई आप लोगों को कहेगा यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगी कि मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड, तो उन चीजों के ऊपर आप ना जाए। क्यों?
क्योंकि एक और क्वेश्चंस आप लोग के टेस्ट के लेवल के नहीं होते। अभी जब आप लोग इजी क्वेश्चंस देखोगी तो आप तैयारी भी इजी तरीके से करोगी, और जब तैयारी उस तरीके से आप करोगी तो वहां पर जब टेस्ट थोड़ा सा भी मुश्किल आ जाए तो फिर आपका टेस्ट फेल हो जाता है। अगर फेल ना भी हो तो सिर्फ पास हो जाता है। तो सिर्फ पास करने से क्या होता है, मेन चीज़ तो यहाँ पर ज्यादा मार्क्स लें, तकरीबन 90% से ज्यादा मार्क्स लें ताकि आपकी शॉर्ट टेस्टिंग हो। ठीक है, तो यूट्यूब पर ये जो लुटेरे बैठे हुए हैं जिनका अपना कुछ बेस नहीं है, जिन्होंने यहाँ FA, FSC, BA वगैरह किए हुए हैं, उनको क्या पता कि फिजिक्स क्या है, किस तरह से फिजिक्स आता है, कॉन्सेप्ट्स क्या है। ठीक है, तो उन चीज़ों की तरफ ना जाए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये पास पेपर्स के, मैं अपनी तरफ से भी क्वेश्चन बना सकता था, लेकिन पास पेपर्स के क्वेश्चन मैंने क्यों शेयर किए हैं, ताकि आप लोगों को ओरिजिनल आइडिया हो कि क्वेश्चन हमारे टेस्ट में किस तरीके से आएंगे, मुश्किल होंगे, आसान होंगे, कैसे कंसेप्ट आते हैं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि अगर दो वायर्स करंट को कैरी कर रहे हो सेम डायरेक्शन में, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, या कोई असर नहीं होगा उनको एक दूसरे को। तो देखिए, जब दो वायर्स सेम डायरेक्शन में करंट को कैरी कर रहे हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये कौन सी लॉ कह रही है, ये कह रही है एम्पियर लॉ। ठीक है, ये एम्पियर लॉ कह रही है। ठीक है, तो ये आप अपने साथ सेव कर ले। तो अभी देखिए, ये वाले जो क्वेश्चन है ये आपके बुक के अंदर नहीं है, इसको कहते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। एम्पियर लॉ आपके बुक के अंदर है, लेकिन सेम ये लाइन आपके बुक के अंदर नहीं है जो यहाँ पर आया है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके टेस्ट के अंदर बुक्स के लाइन नहीं आते। ठीक है, ये अगर कोई आपको कह रहा है या यूट्यूब के ऊपर वीडियो शेयर कर रहा है तो आपका टाइम ज़ाया कर रहा है। तो आप अपनी तैयारी ये ना करें कि सिर्फ डिफिनीशन याद कर ले और यूनिट्स वगैरह, इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। ठीक है, अभी ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके बुक के अंदर नहीं है, मुझे कमेंट्स में नीचे बताइए ये बुक के अंदर है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने कवर करने हैं। अभी देखिए, इसका आंसर तो आप लोगों ने याद कर लिया कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अभी इसके साथ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो इसके आसपास वाले क्वेश्चन है जो आपसे इस बार टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, अगर दो वायर्स अपोजिट डायरेक्शन में करंट को कैरी कर रहे हो, फिर क्या करेंगे, फिर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस बार आपसे पूछा जा सकता है। तो हम इस तरह की एक्सप्लेनेशन आपको देते हैं अपने नोट्स के अंदर भी और अपने क्लासेस के अंदर भी। ये नहीं कि फास्ट पेपर का क्वेश्चन हमें मिला तो हमने उसका आंसर याद किया, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो क्वेश्चन दोबारा आ जाए। वो क्वेश्चन नहीं आ सकता, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। जिस तरह देखिए, लास्ट ईयर सेम डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आया था, तो अभी मैंने क्वेश्चन क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसी तरीके से मुझे ये बताएं कि कौन सी लॉ इन करंट कैरिंग वायर्स के दरमियान फोर्स को डिटरमाइन करता है। तो इस लॉ का नाम क्या है, एम्पियर्स लॉ। ठीक है, एम्पियर्स लॉ। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि दो वायर जो है करंट को कैरी कर रहे हैं, इनके दरमियान एक फोर्स एक्ट करेगा, कौन सी लॉ उस फोर्स को डिफाइन करेगी। तो आपका आंसर क्या होगा, एम्पियर लॉ। अभी देखिए, अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछे कि आपने दोनों वायर्स के दरमियान करंट को डबल किया, आपको बताया गया है कि दो वायर है इस तरह से जो करंट को कैरी कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो आपने पढ़ा कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया। अभी लेट सपोज अगर आपको यह बताया गया कि आपने इनके दरमियान जो करंट, लेट सपोज पहले ये 2 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा था और ये वाले भी 2 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा था। ठीक है, 2 एम्पियर करंट कैरी कर रहा था। अभी आपने ये करंट डबल किया, लेट सपोज आपने ये भी 4 एम्पियर किया, आपने ये भी 4 एम्पियर किया, और आपसे पूछे कि फोर्स के दरमियान, फोर्स के साथ क्या होगा, फोर्स हाफ होगा, डबल होगा, 8 टाइम इंक्रीज होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 4 टाइम फोर्स इंक्रीज होगा। ठीक है, फोर्स 4 टाइम इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो फार्मूला है ना, उसके अंदर जब आप दोगे ना फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो उसमें करंट एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होता है, करंट 1 और करंट 2। ठीक है, तो इसलिए आप लोग सिंपली ज़हन में ये याद रखें कि अगर लेट सपोज दो वायर से करंट को कैरी कर रहे हैं, आप उसके दरमियान अगर जो करंट है उसको डबल करोगे, अगर करंट को डबल करोगे, देखिए आपने क्या किया, करंट को डबल किया, तो फोर्स आपके पास क्या होगा, फोर्स आपके पास 4 गुना बढ़ेगा। ठीक है, 4 टाइम इंक्रीज होगा। तो अभी अगर ये सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हो तो 4 गुना अट्रैक्शन बढ़ेगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट को कैरी करो तो 4 गुना रिपल्जन बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके टेस्ट में आ सकते हैं। तो अभी अगर लेट सपोज ये क्वेश्चन मैं आपको मॉडिफाई करके दे दूं कि आपने इस करंट को डबल किया, ठीक है, करंट को आपने क्या किया, डबल किया, तो आप मुझे बता सकते हैं ना कि ये जो रिपल्जन फोर्स है ये 4 टाइम इंक्रीज होगा, ये बता सकते हैं ना मुझे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके टेस्ट में आ सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर आप वेलोसिटी को और रेडियस को, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और रेडियस को डबल करोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का फार्मूला है, AC = v²/r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला ये है। अभी मैंने क्या किया, वेलोसिटी को भी डबल किया और रेडियस को भी डबल किया, तो मैं इस फार्मूले के अंदर पुट कर देता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, ये फार्मूला लिखा है FC का, मैंने इस यहाँ पे क्या किया, वेलोसिटी 2v की, मींस वेलोसिटी को डबल किया तो 2 लिख दूंगा। तो सिंपली मैंने यहाँ पे ये लिखा, रेडियस को मैंने डबल किया तो मैं 2r लिख दूंगा। तो अभी देखिए मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और v², तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 × v², और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, 2r। तो मैं क्या करूंगा, 2 को 2 पे डिवाइड कर लूंगा, तो देखो मेरे पास आ जाएगा ये, इस वाले को भी आप देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि m², ठीक है, नहीं m² नहीं, m लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा, v² लिख दूंगा, बाय r लिख दूंगा। सिंपली मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 2 × mv²/r, इस तरह से लिख सकता हूँ ना। तो देखिए कितना टाइम इंक्रीज हुआ, डबल हुआ, तो आपका आंसर क्या होगा, डबल। ठीक है, तो देखिए सिंपल आसान सी भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। आपसे अगर पूछे, लेट सपोज नेक्स्ट टाइम आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछे कि आपने वेलोसिटी को डबल किया, तो देखिए
वेलोसिटी का स्क्वायर है ना, तो इट मीन्स कि अगर आप वेलोसिटी को डबल करोगे तो यहाँ पे आप 2 पुट करोगे तो देखिए क्या आ जाएगा 4। तो अगर आप वेलोसिटी को डबल करोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपके साथ कितना इंक्रीज होगा, 4 टाइम इंक्रीज होगा। लेट्स सपोज अगर सिर्फ आपको ये बताया कि आपने रेडियस को डबल किया, तो रेडियस को अगर आप डबल करोगे तो आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके टेस्ट में आ सकते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपके टेस्ट में आ सकते हैं, इसके लिए प्रिपेयर रहे। अब बाकी देखिए और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपसे पूछे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूनिट क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूनिट क्या है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो देखिए अभी कुछ स्टूडेंट्स सोच में लग जाएंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूनिट क्या है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो भी फोर्स हो, जिस किस्म का भी फोर्स हो, उसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन। तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं है ना। तो चाहे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो या कोई भी फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फोर्स हो, फोर्स तो फोर्स है, उसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। इसी तरह इसका डायमेंशन क्या होगा, वो भी फोर्स ही वाला होगा। ठीक है, न्यूटन वाला ही डायमेंशन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको थोड़े बहुत चेंज करके दिए जा सकते हैं, इसके लिए खुद को प्रिपेयर करें। क्योंकि अभी देखिए लेट्स सपोज आपसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का पूछे, तो अगर आपसे पूछे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आपके पास पूछे कि फार्मूला क्या होगा या पूछे कि इसका यूनिट क्या होगा, तो सेम चीज है यार, फोर्स है, फोर्स का फार्मूला क्या है, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन ही होगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आपसे पूछी जा सकती है इनिशियल टेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फोटोडायोड क्या करते हैं। तो देखिए आपको पता है फोटोडायोड क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये देखिए आपके पास फोटोडायोड है और ये फोटोडायोड का साइन है। एक मरतबा इनिशियल टेस्ट में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, इस तरह का आप लोग को साइन दिया गया था और आपसे पूछा गया था कि ये क्या चीज, ये किस चीज का साइन है। ठीक है, तो फोटोडायोड क्या करते हैं, जब इसके ऊपर लाइट पड़ता है तो ये उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये हम इंस्ट्रूमेंट्स में यूज करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि विच वन हैज अ लॉन्गर वेवलेंथ। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस वेवलेंथ से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड और फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके इनिशियल टेस्ट में आ सकते हैं। इसके ऊपर रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से करने। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको एक टेबल आपके साथ शेयर किया है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि शॉर्टर वेवलेंथ, तो जिनकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी और उनकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये लिखा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि लॉन्गर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो उनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, एनर्जी भी कम होगी। तो ये दो चीज आपको समझ आ गई। अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये दो चीजें समझाई, क्या कि जिन वेव्स की वेवलेंथ कम होगी उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, उनकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। दूसरी बात आपको मैंने क्या समझाई कि जिन वेव्स की वेवलेंथ ज्यादा होगी उनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी और उनकी एनर्जी भी कम होगी। इन दो की समझ आ गई। अभी हमने ऑर्डर याद करना है। तो देखिए सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, गामा रेस की। तो आपसे अगर इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा एनर्जी किस वेव्स की है तो आपका आंसर होगा गामा रेस। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है तो आपका आंसर होगा गामा रेस। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी तो आपका आंसर होगा गामा रेस। तो 3 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। समझ आ गई। अभी आपके लिए क्या ये करना मुश्किल है, मुश्किल नहीं। तो देखा सबसे पहले गामा रेज है, ये ऑर्डर याद कर ले। पहले गामा रेज है, फिर उसके बाद एक्स रेज है, फिर अल्ट्रावायलेंट रेज है। ठीक है, फिर विजिबल लाइट आ जाते हैं, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव। ये 2 क्वेश्चंस आपसे लाजमी पूछे जाते हैं। जिस तरह देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि लॉन्गर वेवलेंथ। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है, लॉन्गर वेवलेंथ। इस साइड पे आपको जो नजर आ रहे हैं, अगर आप इस साइड से इस साइड की तरफ जाओगे तो यहाँ पर आपके पास वेवलेंथ ज्यादा होता जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, एनर्जी कम होती जाएगी। अगर इस साइड पे आओगे तो आपके पास हो वेवलेंथ क्या है, ये डिक्रीज होती जाएगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी और एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। तो देखिए अभी रेडियो वेव का सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे कम होगी। एनर्जी ये क्या है, ये भी सबसे कम होगी। तो आप लोगों ने इस ऑर्डर को याद करना है। पहले नंबर पे आपके साथ क्या है, गामा रेस, दूसरे पे एक्स रेस, तीसरे पे अल्ट्रावायलेंट, चौथे पे विजिबल, पांचवें पे इंफ्रारेड और छठे पे आपके पास माइक्रो और 7वें नंबर पे रेडियो। ये नंबर आपने याद करना है। इससे एक क्वेश्चन आपके इनिशियल टेस्ट में लाजमी आएगा। तो बाकी देखिए अगर ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके आपको दिया जाए, लेट्स सपोज अगर आपको बताया जाए, आपको इस तरह की वेव्स दी हो कि गामा, एक्सरे, रेडियो और इसी तरह की लेट्स सपोज इंफ्रारेड, ये 4 आपको लेट्स सपोज अगर इस तरह की वेव्स दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि इनमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी, तो आपको आंसर आता होगा। लेट्स सपोज ये चले मैं ये गामा रेज हटा देता हूँ। अभी अगर आपसे पूछे कि इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी, तो आपको पता है एक्स रेज की है, क्योंकि गामा रेज नहीं है, सेकंड नंबर पे एक्स रेज है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि लेट्स सपोज मैं ये रेडियो वेव्स भी हटा देता हूँ, ये 2 में सिर्फ छोड़ देता हूँ, एक्स रेज में छोड़ देता हूँ और मैं इंफ्रारेड पूछ लेता हूँ। अगर यहाँ पर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, तो आपको पता है कि एक्स रेज तो दूसरे नंबर पे, उसकी वेवलेंथ तो सबसे कम है, दूसरे नंबर पे सबसे कम है, तो इंफ्रारेड आपका आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर आप याद कर ले कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन। और ये पहले नंबर पे ये चीज भी याद रखें कि गामा रेज का सबसे कम वेवलेंथ है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा एनर्जी। ठीक है, समझ आ रही है। देखिए ये यहाँ पर ये आपके पास वेवलेंथ को शो करते हैं ना, ये देखिए ये वेवलेंथ को शो करता है, वेवलेंथ इंक्रीज हुई, यहाँ पे देखिए कितना कम वेवलेंथ है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी इनिशियल टेस्ट में आती है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डायमेंशन ऑफ इम्पल्स इज सिमिलर टू। तो देखिए डायमेंशन ऑफ इम्पल्स और मोमेंटम सिमिलर है। अभी
ये तो चलो आपका एक क्वेश्चन हो गया। हो सकता है कि दोबारा आपसे ये क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन आपको ये पता चल गया कि मुझसे सिमिलर डायमेंशन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनिशियल टेस्ट में। तो हम जो आपको तैयारी करवाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, इस तरह की तमाम चीज़ें कवर करेंगे, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन ना पूछे बल्कि आपसे ये चीज़ें पूछे। अभी देखें, ये तमाम क्वांटिटी जितने आपको नजर आ रहे हैं इनके डायमेंशन सेम है। जिस तरह देखें वर्क, एनर्जी और टार्क, इसका डायमेंशन सेम है। क्या है, एम एल स्क्वायर × 2 - 2। ठीक है, ये इसका डायमेंशन है। तो इसमें कौन कौन से डायमेंशन पूछे गए हैं, यंग मॉडुलस का डायमेंशन पूछा गया है, फ्लंक कांस्टेंट का डायमेंशन पूछा गया है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन पूछा गया है, रेडबर्ग कांस्टेंट का डायमेंशन पूछा गया। ये जो मैंने रेड किए है ना, ये आपसे पूछे गए। तो आपसे दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो आपसे हो सकता है डायरेक्ट डायमेंशन पूछे, ठीक है, डायमेंशन डायरेक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपसे क्या पूछा जा सकता है, सिमिलर, कि किन क्वांटिटीज का डायमेंशन सिमिलर। तो इसके अंदर ये दोनों क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इनिशियल टेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी देखें, एक क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में कि मैग्निफिकेशन का डायमेंशन क्या है। तो आप मुझे नीचे ऑप्शंस में बताएं मैग्निफिकेशन का डायमेंशन क्या है। ये मैंने अपने नोट्स के अंदर दिया है। मैग्निफिकेशन का कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है, ये डायमेंशन लेस है, ठीक है, डायमेंशन लेस वेरिएबल, ठीक है, इसको कहते हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपके पास साइज का रेशो है। तो जब भी आपके पास रेशो होगा ना, सेम क्वांटिटीज का रेशो होगा, तो उसकी आपके पास कोई डायमेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए मैग्निफिकेशन का कोई डायमेंशन नहीं, ये डायमेंशन लेस, डायमेंशन नहीं है और वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ये मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन काफी मरतबा पूछा गया है आर्मी मेडिकल कॉलेज में भी और AFNS के टेस्ट में भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनपुट ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर का इनपुट क्या होता है, वोल्टेज, ठीक है। ये आपसे आपके इनिशियल टेस्ट में पूछा जा सकता है। बाकी देखें, लास्ट ईयर AFNS के टेस्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि a battery of 10 volt is connected to a transformer. Its voltage across secondary coil will be, इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 10 वोल्ट की एक बैटरी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल के साथ कनेक्टेड है। तो आप बताएं कि सेकेंडरी कॉइल में इसका वोल्टेज कितना होगा, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या है आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। अभी मैं आपको बताता हूँ, जीरो। क्यों जीरो है, ये कहते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चंस आपके टेस्ट में आते हैं। तो देखिए क्यों जीरो है, क्योंकि ट्रांसफार्मर आपके पास काम करता है AC करंट पे, DC करंट पे काम नहीं करता। 10 वोल्ट का जो मैंने आपको बताया कि बैटरी, तो बैटरी क्या है, एक DC है, तो ये DC के ऊपर काम नहीं करता, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें चेंज इन फ्लक्स होता है, ठीक है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होती है, तब ये काम करता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चंस आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस को सोचे समझे। यहाँ पे बैटरी का वर्ड लिखा है, बैटरी आपके पास DC है, DC में करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता तो ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था आर्मी मेडिकल कॉलेज के टेस्ट में भी, और ये AFNS के क्वेश्चन में भी काफी मरतबा पूछा गया। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार रहो। ये नहीं कि यूट्यूब पर लोग आपको पास यूनिट्स आपके साथ शेयर करें। यार यूनिट्स तो आप लोग खुद अपने बुक से आपको आते होंगे, आपने देखे होंगे, यूनिट्स की क्या जरूरत है। इंपॉर्टेंट काम की चीजें यूट्यूब पे शेयर करें तो लोग, वो तो टीचर कम और यूट्यूबर ज्यादा है, तो इसलिए उन चीजों के ऊपर अपना टाइम जाया ना करें, ठीक है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी। तो देखिए ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा और रिमेन द सेम। तो ये क्या है, रिमेन द सेम। कैसे, आपको पता है कि जब बॉडी फ्री फॉलिंग बॉडी हो तो उसका एक्सेलरेशन किस चीज के बराबर होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के, A = G, और इसकी वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अभी देखिए डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि चले यार आप मुझे बताएं कि इस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है, कोई मुझे इसका मतलब समझा सकता है। मैं अभी आपको इसका मतलब समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये जो बॉडी, लेट्स सपोज ये एक बॉडी है, ये नीचे की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब ये कि ये हर सेकंड में 9.8 मीटर जो आपके पास मीटर पर सेकंड स्पीड है ये गेन कर रहा है, ठीक है, ये गेन कर रहा है हर सेकंड में। इसका मतलब ये है, तो स्पीड तो इसकी इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन चूंकि चेंज भी आ रहा है तो एक्सेलरेशन ओवरऑल इसकी कांस्टेंट नहीं। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी फॉर यूनिट टाइम। तो टाइम के साथ इसके अंदर चेंज कांस्टेंट आ रहा है, क्योंकि हर सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रही वेलोसिटी। तो इसलिए आपके पास एक्सेलरेशन जो है ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। बाकी अगर मैं आपसे पूछूं कि ये फ्री फॉलिंग बॉडी है, इस तरह के क्वेश्चन भी काफी मरतबा पूछे गए हैं, ये फ्री फॉलिंग बॉडी है, आप मुझे बताएं कि इसका वेट कितना होगा। तो चलिए मुझे बताएं 9.8 न्यूटन या 98 न्यूटन, इसका वेट कितना होगा, आप मुझे बताएं, आपका आंसर क्या होगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसका वेट कितना होगा, जीरो। क्यों जीरो होगा, क्योंकि फ्री फॉलिंग बॉडी का कोई वेट नहीं होता, ठीक है।
फ्री फॉलिंग बॉडी का कोई वेट नहीं होता, तो फ्री फॉलिंग बॉडी का वेट कितना होगा, 0। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था, उसमें ये पूछा गया था कि एक एलिवेटर है, उसमें एक बंदा खड़ा है और एलिवेटर का स्ट्रिंग ब्रेक हो गया और वो भी फ्री फॉल मोशन में, तो आप बताएं कि इस ऑब्जेक्ट की वेट कितनी होगी, तो ऑब्जेक्ट की वेट कितनी हो जाएगी, 0। तो आप लोग क्वेश्चन को समझे किस तरह से भी चेंज करके दिया जाए, आपको ये पता होना चाहिए कि फ्री फॉलिंग बॉडी की वेट कितनी होगी, 0 होगी। अभी चाहे बंदा एलिवेटर में है और एलिवेटर की स्ट्रिंग ब्रेक होकर फ्री फॉल बॉडी बन गया है या जो भी हो, फ्री फॉलिंग बॉडी की वेट कितनी होगी, 0। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर हो। बाकी अगर आपसे यूनिट का पूछे वो आप सबको आता होगा, अगर आपसे डिफिनेशन का पूछे कि काइनेटिक एनर्जी की डिफिनेशन बताए पोटेंशियल एनर्जी की, तो आप सबको आता होगा। तो ये जो यूट्यूबर्स है ये क्या कर रहे हैं, ये जस्ट आपको स्कैम कर रहे हैं। कैसे स्कैम कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, वीडियो के आखिर में कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन तैयारी भी करवाते हैं, तो ऑनलाइन तैयारी की तरफ आपको ले जा रहे हैं, ठीक है, और पढ़ाते आपको कुछ भी नहीं है, फजूल आपका टाइम ज़ाया कर रही है। क्योंकि अगर आप लोग सादा डिफिनेशन और यूनिट्स देख लेते तो फिर तो आप अपनी तैयारी भी उस तरह से करोगे ना, तो उससे आपका टेस्ट पास होने वाला नहीं, और अगर पास हो भी जाए तो सिर्फ पास से कुछ नहीं होता, ठीक है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैक्सिमम रेंज प्रोजेक्टाइल का किस एंगल पे होगा। तो मैक्सिमम रेंज प्रोजेक्टाइल का किस डिग्री पे होगा, 45 डिग्री पे, ठीक है। ये जब आप रेंज के फार्मूले में पुट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपको देखिए मुख्तलिफ रेंज क्या है, रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ठीक है। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो प्रोजेक्टाइल कवर करता है, ये जो आपको नजर आ रहा है ना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसको कहते हैं रेंज। तो यहाँ पे आप देखें सबसे ज्यादा ये आपको ब्लू नजर आ रहा है 45 डिग्री पर, उसने सबसे ज्यादा डिस्टेंस को कवर किया है। इसमें एक और क्वेश्चन भी पूछा गया था लास्ट ईयर एएफएनएस के टेस्ट में कि किन 2 एंगल्स पे आपके पास और रेंज सेम रहेगा, रेंज सेम रहेगा, ठीक है, रेंज सेम रहेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोगों ने याद रखना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये वर्ड आप लोग याद रखिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे आप लोगों के पास रेंज सेम रहेगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, 2 एंगल्स को जब आप जमा करें और उसके सम से 90 आता है, जिस तरह देखें 60 30 90 आता है, इससे ना 45 45, इसी तरीके से देखें आप 70 20, तो इस तरह के जो भी एंगल्स है अगर आप उनको जमा करोगे उनसे 90 आ रहा है तो उन दोनों एंगल्स पे आपके पास रेंज सेम होगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि किन 2 एंगल्स पे रेंज सेम होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जब आप उनको जमा करो और उनसे आपसे 90 आ जाए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके इनिशियल टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर अर्थ रोटेशन स्टॉप कर ले अभी, तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे ज्यादा होगा, ठीक है, पोल पे, सेंटर ऑफ अर्थ पे, इक्वेटर पे, सरफेस ऑफ अर्थ पे। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन समझाता हूँ। देखिए अर्थ रोटेशन कर रही है, अगर उसकी रोटेशन बंद हो गई तो बॉडी का वेट कहाँ पे मैक्सिमम होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब अर्थ की रोटेशन स्टॉप हो जाए तो वैल्यू ऑफ जी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू इक्वेटर पे इंक्रीज होगी। तो आपको पता है वेट किस चीज के बराबर है, मास इनटू ग्रेविटी। तो अगर ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इट मींस के वेट भी इंक्रीज हो रहा है, तो इक्वेटर पे बॉडी का जो वेट है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। पोल पे बॉडी का वेट सेम रहेगा। बाकी यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी पूछा गया है, वो ये कि सेंटर ऑफ अर्थ पर बॉडी का वेट कितना होगा, तो 0, ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ अर्थ पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसलिए वहां पे आपके पास बॉडी का वेट क्या होगा, 0। अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा चेंज करके भी दिया जा सकता है। लेट्स सपोज अगर आपको दिया जाए कि मास ऑफ द बॉडी ऑन द सेंटर ऑफ द अर्थ, मास ऑफ बॉडी ऑन द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो देखिए मास तो हर जगह पे सेम होगा, चाहे सेंटर ऑफ द अर्थ हो, चाहे सरफेस ऑफ द अर्थ हो, चाहे पोल हो, चाहे आपके पास इक्वेटर हो, तो मास सेम रहेगा, ठीक है, मास के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो अभी अगर इस क्वेश्चन में वेट की जगह आपको मास दिया जाए तो फिर आपका आंसर क्या होगा, रिमेन द सेम, ठीक है, क्योंकि मास सेम होता है, वेट चेंज होता है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि द मास ऑफ बॉडी ऑन द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो आपका आंसर होगा रिमेन द सेम, नॉट 0, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को समझे कि मास हर जगह सेम रहेगा, वेट के अंदर चेंज होगा। वेट के अंदर चेंज क्यों होगा, क्योंकि वेट का फार्मूला है मास इंटू ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंदर चेंज आ रहा है और ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम कहां पे, सरफेस ऑफ द अर्थ पे, ठीक है। अगर आप सरफेस ऑफ द अर्थ से सेंटर की तरफ आओगे तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होगी, सेंटर पे आपके पास 0 हो जाएगी। अगर आप सेंटर से सरफेस की तरफ जाओगे तो वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज होगी और सरफेस पे मैक्सिमम होगी। अगर आप सरफेस से ऊपर जाओगे तो फिर वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होगी, ठीक है। अच्छा 1 हॉर्स पावर किसके बराबर है, तो 1 हॉर्स पावर बराबर है 746 वाट्स के। ये क्वेश्चन काफी मरतबा इनिशियल टेस्ट में पूछा गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी 1 कैलोरी किसके बराबर है, तो 1 कैलोरी 4.18 जॉल के बराबर है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी ने हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो उसमें हम उनको क्या क्या तैयारी करवाएंगे, इसकी अभी मैं आपको डिटेल्स देना हूं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपके टेस्ट के अंदर वर्बल और नॉन वर्बल होते हैं। वर्बल के टोटल 13 टाइप्स है और नॉन वर्बल के टोटल 8 टाइप्स है। तो देखिए वर्बल नॉन वर्बल आपके टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसके लिए भी 30 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाता है, 84 क्वेश्चन होते हैं और नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चन होते हैं, 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। अभी क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम कम है, इसमें टाइम मैनेज करना काफी मुश्किल होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे करोगे, इतने ज्यादा क्वेश्चन कैसे करोगे, वहां पर तो ना आपको
आपको लेटर अलाउड होता है, ना आपके पास पेज अलाउड होता है। तो इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक्स आपके काम आएंगे। अगर आप लोगों ने हमारी वीडियोस नहीं देखी यूट्यूब पर, तो मैंने अपलोड किए कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस और नॉन वर्बल के ऊपर, उसमें मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स समझाया। तो इस तरह की वर्बल की जो 13 टाइप्स है इसके ऊपर मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स समझाऊंगा। नॉन वर्बल की जो 8 टाइप्स है इसके ऊपर शॉर्टकट ट्रिक्स समझाऊंगा, जिसकी मदद से आप कोई भी क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं आपको बताऊं कि 90% ऑफ 90, तो आपका आंसर होगा डायरेक्ट 81। क्यों? क्योंकि आपने इसके पहले डिजिट को इसके पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81। 30% ऑफ 30 तो 3 3 9। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। तो वर्बल की जो 13 टाइप्स है उसका ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और नॉन वर्बल की जो 8 टाइप्स है उसका ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसी तरीके से मैं आपको नोट्स दूंगा, टू द पॉइंट नोट्स होंगे, और हमारे ऑफिसर्स आपके साथ लेक्चर्स लेंगे। इसी तरीके से सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, टोटल 250 क्वेश्चंस हम वर्बल नॉन वर्बल के कवर करेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा कवर ही नहीं हो सकते। अगर कोई कवर कर भी लेता तो उसको अच्छी तरीके से नहीं आते। तो सिर्फ 250 क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे वर्बल नॉन वर्बल के, और आपके टेस्ट के 100% क्वेश्चंस वहां से आएंगे। जो क्वेश्चंस हम आपको पढ़ाएंगे वहां से आएंगे। ठीक है, और ये आपका मेरिट डिसाइड करेगा, क्योंकि अगर वर्बल की 84 क्वेश्चंस और नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चंस आपके दोनों ठीक हो गए, तकरीबन 150 मार्क्स आपके यहाँ पे आ गए, तो फिर एकेडमिक के 50 मार्क्स लेना इंतहाई आसान है। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे हम आपके साथ जो नोट्स शेयर करेंगे, यहाँ पे देखिए ये नॉन वर्बल के नोट्स होंगे, इसी तरीके से ये वर्बल के नोट्स होंगे। तो नोट्स भी देंगे और पर्सनालिटी टेस्ट के नोट्स होंगे। इसके ऊपर हम आपके साथ लेक्चर्स भी लेंगे। लेक्चर्स कहाँ पे होते हैं? हमारे ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के थ्रू लेक्चर्स होंगे, और हम आपको नोट्स भी देंगे। ठीक है, बाकी देखिए स्टूडेंट्स, एकेडमिक की तरफ आते हैं। तो आपके एकेडमिक के अंदर फिजिक्स इंक्लूडेड है, और फिजिक्स के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए कि किस तरह की कंसेप्चुअल फिजिक्स आता है। इंग्लिश भी आता है आप लोग के टेस्ट में, इसी तरीके से बायोलॉजी भी आती है और केमिस्ट्री भी आती है, और ये आपके एफएससी कोर्स से आते हैं। ठीक है, मैट्रिक से नहीं। अगर आप अपने एफएससी के इन तमाम बुक्स के चैप्टर्स काउंट कर ले, तकरीबन 80 चैप्टर्स बनते हैं, जबकि एकेडमिक के क्वेश्चन सिर्फ 50। तो आप मुझे बताएं कि 50 एमसीक्यूज के लिए 80 चैप्टर्स पढ़ना क्या कर सकते हो? लेट सपोज अगर कोई कर भी लेती है, तो उसको क्या पता कि एमसीक्यूज कैसे आएंगे, किस चैप्टर से एमसीक्यूज आएंगे, कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं। तो इसके लिए अभी आपने हमारी वीडियो देखी, कितनी बेहतरीन तरीके से, कितने आसान अल्फाज में मैंने आपको क्वेश्चन सिखाए। इस तरह से हम आपको क्वेश्चन सिखाएंगे, और एकेडमिक सबके लिए मुश्किल होगा। तो अगर आप यहाँ पर स्मार्ट स्टडी कर लेते हो, जो हमारा कोर्स है वो ज्वाइन कर लेते हो, तो उसमें हम आपको एकेडमिक के नोट्स भी देंगे और तैयारी भी कराएंगे। तो उसमें आपके एकेडमिक में 50 से 50 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो अगर एकेडमिक आपका 50 में 50 कवर हो रहा है, आपके वर्बल नॉन वर्बल कवर है, तो मैं आपको 100% गारंटी से कह सकता हूँ कि आप शॉर्टलिस्टेड है। तो इसलिए जो तैयारी हम आपको करवाएंगे, तो हम कहते हैं कि हम पासिंग गारंटीड तैयारी करवाते हैं। क्यों? क्योंकि आप हमारा रिजल्ट चेक कर रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल में जाए, वहाँ पर कम्युनिटी सेक्शन में हमारे रिजल्ट देख लें। आर्मी मेडिकल कॉलेज के भी टेस्ट, और इसमें हमारे 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपना टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। तो आप लोगों को भी हम टेस्ट की 100% गारंटी देंगे। इसकी आपको स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, ना कि आप लोग को इन 80 चैप्टर्स की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि पूरे बुक्स तो कोई कवर नहीं कर सकता। अगर कोई कवर कर भी ले, तो उसको क्या पता कि कैसे करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम आपके साथ क्लासेस भी लेंगे, और ये आपको अपने नोट्स भी देंगे। और अगर आप इनको कवर कर लेते हो, तो आपकी 100% गारंटी है टेस्ट पास करने की। ठीक है, सो देखिए स्टूडेंट्स, हमारी इस फुल कोर्स की जो टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्स है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? वर्बल की 13 टाइप्स के ऊपर हम आपको लेक्चर्स देंगे और नोट्स भी देंगे। नॉन वर्बल की 5 to 8 टाइप्स है, उसके नोट्स भी देंगे, लेक्चर्स भी देंगे। इसके हम टोटल 250 क्वेश्चंस पढ़ेंगे, और वही आपके टेस्ट के अंदर रहेंगे। एकेडमिक की कंप्लीट तैयारी करेंगे, नोट्स भी देंगे। पिछले 5 सालों के पास पेपर्स भी स्टडी करेंगे। सेलेक्टेड नोट्स होंगे, जिस सेंटर से आपने टेस्ट देना उसी सेंटर के मुताबिक आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, बाकी टीचर आपके साथ होंगे 24 घंटे। कोई भी क्वेश्चन हो टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेंगे। क्लासेस हमारी वेबसाइट के थ्रू होते हैं, lineforceacademy.com। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर किसी ने हमारे ये कोर्स ज्वाइन करना है, तो इस पर रब्ता करके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी देखें डियर स्टूडेंट्स, इस कोर्स की जो नॉर्मल फीस है 10,000 है, लेकिन अभी हमने डिस्काउंट लगाया हुआ है, हम आपसे 4,000 लेंगे। ये डिस्काउंट पहले हमने लगाया था 50 स्टूडेंट्स के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास तकरीबन 100 एडमिशन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ 30 सीट्स के ऊपर हमने ये डिस्काउंट लगाया है। 30 मजीद स्टूडेंट्स को भी हम 4,000 का ये कंप्लीट पैकेज देंगे। जैसे ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम 10,000 चार्ज करेंगे। तो इसमें मुझे ये नहीं कहना कि सर डिस्काउंट करें। बाकी मैं आपको यहाँ पे पूरा प्रोसेस भी समझा देता हूँ। हमारी वेबसाइट के थ्रू क्लासेज होंगे। ठीक है, वेबसाइट पे क्लासेज होंगे, एक मोबाइल ऐप देंगे, उसके अंदर आपके नोट्स होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे, जहाँ पे टीचर आपके साथ होंगे जो आपको गाइड करेंगे। तो अगर आप लोगों ने कोर्स बाय करना है, तो इस नंबर पे मैसेज कर ले और मुझे बताएं कि सर मैं यूट्यूब पे आपकी वीडियो देख चुकी हूँ, सारी डिटेल्स मुझे पता है। आपने अपनी फीस सबमिट करनी है, फीस की स्क्रीनशॉट भेजनी है, फिर वेबसाइट पे आपको अकाउंट बना के देंगे, मोबाइल पे देंगे और ग्रुप में ऐड करेंगे और आपकी तैयारी स्टार्ट करवा देंगे। ठीक है, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आप तो बहुत ख्याल रखें। वस्सलाम।